हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग गति के नियम के चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बल के कुछ विशेष प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बल को सामान्यतः दो ही श्रेणियों में बांटा गया है। बल जो है वो मुख्यतः दो श्रेणियों में बटा हुआ है। वो दो श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहली श्रेणी जो होती है, पहली श्रेणी के जो बल होते हैं वो कहलाते हैं संपर्क बल या स्पर्श रेखीय बल। पहले कौन से बल होते हैं? पहला जो भाग होता है वो होता है, पहली श्रेणी होती है वो है संपर्क बल। ठीक, और दूसरा होता है असंपर्क बल। दूसरा कौन सा प्रकार होता है? असंपर्क बल। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इन दोनों की परिभाषा क्या होती है? पहले देखेंगे संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल वो बल होता है जिसमें यदि दो वस्तुओं के बीच बल कार्य कर रहा है तो दोनों वस्तुएं वास्तव में एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। संपर्क बल जो है वह बल होता है जो दो वस्तुओं के सीधे संपर्क के कारण कार्य करता है। संपर्क बल जो है वो कैसा बल है? वो संपर्क बल एक ऐसा बल है जो दो वस्तुओं के सीधे संपर्क के कारण कार्य करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए घर्षण बल है। घर्षण बल कब कार्य करता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तभी घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा है असंपर्क बल। असंपर्क बल ऐसा बल है जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती किंतु बल कार्य करता है। अर्थात ये दो वस्तुएं कुछ दूरी पर रखी हो तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो कहलाता है असंपर्क बल। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है। जब ये बल कार्य करता है तो ये किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है और दोनों एक पिंड जो होते हैं, दोनों वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती। ठीक है, विद्युत बल है। विद्युत बल में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है जब दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, तो वहां पर भी बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और उदाहरण जैसे चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स है। दो मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो उनके बीच भी जो बल कार्य कर रहा है वो असंपर्क बल है। इन बलों की विशेषता क्या है? इसमें जो दो पिंडों या दो वस्तुओं, दो कणों के बीच जो भी बल कार्य कर रहा है वो दो वस्तुओं के स्पर्श होने पर नहीं कार्य कर रहा है, बल्कि दो वस्तुएं कुछ दूरी पर है तब भी कार्य कर रहा है। तो जो असंपर्क बल होता है, असंपर्क बल में वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। ठीक है, और संपर्क बल में क्या है? वस्तुएं जब तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं तब तक बल कार्य नहीं करता है। तो इस तरह से दोनों बलों में जो मुख्य अंतर समझ में आया। संपर्क बल में वस्तुएं जब तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती तब तक संपर्क बल कार्य नहीं करता है, और असंपर्क बल में वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती किंतु बल कार्य करता है। ठीक है, जैसे संपर्क बल में उदाहरण दिए, घर्षण बल है, श्यान बल है। श्यान बल आपको नहीं हो सकता है, नहीं जानते हो। श्यान बल देखिए क्या होता है, जैसे दो ठोस वस्तुओं में घर्षण बल कार्य करता है, उसी प्रकार से द्रव अथवा गैसों के बीच जो विरोधी बल कार्य करता है उसको श्यान बल कहते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक
तो श्यान बल द्रव अथवा गैसीय अवस्था में कार्य करता है, विरोधी बल ही है, गति का विरोध करता है। और घर्षण बल जो होता है वो ठोस अवस्था में कार्य करता है, दो ठोस वस्तुओं के बीच कार्य करता है, ये भी विरोधी बल है। तो घर्षण बल, श्यान बल, ये सब एक तरह के गति के विरोध करने वाले बल है, विरोधी बल है। ये दोनों ये बल तभी कार्य करते हैं, तभी क्रियाशील होते हैं जब वस्तुएं सीधे तौर पर एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से संपर्क बल क्या हुआ और असंपर्क बल क्या हुआ, दोनों के डिफिनेशन हम यहाँ लिख रहे हैं। उदाहरण सहित उदाहरण हमने बताया, संपर्क में बल में घर्षण बल है, श्यान बल है, असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, विद्युत बल है। ठीक, तो एग्जाम्पल सहित हम यहाँ डिफिनेशन पर लिख दे रहे हैं। आप देखिए संपर्क बल क्या होता है और असंपर्क बल क्या होता है, दोनों के डिफिनेशन उदाहरण से यहाँ पे दर्शाई गई। क्या परिभाषा संपर्क बल की, एक बार फिर से, ऐसे बल जो वस्तुओं के वास्तविक अथवा सीधे संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं संपर्क बल कहलाते हैं। जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, प्रतिक्रिया बल है, प्रत्यास्थ बल है इत्यादि और उदाहरण। और दूसरा असंपर्क बल है। असंपर्क बल में ऐसे बल जो ऐसे दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं जो संपर्क में नहीं होते, असंपर्क बल कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो असंपर्क बल कार्य करता है ये वस्तुओं के अंदर जो उनका अपना गुण होता है, सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण कार्य करते हैं। जैसे आवेश है, तो आवेश, दो आवेशों के बीच बल कार्य कर रहा है, तो वस्तु में एक आवेश का एक गुण है जिसके कारण वो बल कार्य कर रहा है। तो यदि वस्तु आवेशित नहीं होगी तो विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। वस्तु अगर आवेशित नहीं होगी तो विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। तो वस्तु में पहले तो आवेश का गुण हो, आवेश का गुण होगा तो वस्तु के बीच विद्युत बल कार्य करेगा। तो जो यह बल जो है वस्तु के अंतर्निहित अभिलक्षणों के कारण अस्तित्व में आता है। मतलब कि बल वस्तु में जो अपना स्वयं का गुण उसके अंदर है, उसके कारण ही ये कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण से विद्युतीय बल है, चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे बल की दो श्रेणियां थी। बल को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में संपर्क बल रखा गया और दूसरी श्रेणी में असंपर्क बल रखा गया। इसके अतिरिक्त भी बल के कुछ विशेष प्रकार होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बल के कुछ विशेष प्रकार होते हैं। अब उनके बारे में देखें, नाम टाइप्स लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए बलों के कुछ विशेष प्रकार में पहला है तनाव बल, दूसरा क्रिया बल, तीसरा स्ट्रिंग बल, चौथा भार, पांचवा गुरुत्वाकर्षण बल। ये सभी बल के कुछ विशेष प्रकार में हैं। कुछ इसमें से जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। जैसे तनाव बल है, सपोज करिए तनाव बल, तो देखिए पहला थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तनाव बल क्या होता है, यदि हम कोई धागा लें और इस धागे से किसी पिंड को बांध कर लटकाएं, इस धागे में किसी पिंड को बांध करके लटकाएं, तो पिंड का भार जो होगा वो नीचे की ओर काम करेगा। पिंड का भार सदैव नीचे की ओर। इस स्थिति में जो धागा है इसमें तनाव उत्पन्न होगा और तनाव पर भी कार्य करेगा। ये भी एक प्रकार का बल है। टेंशन जो है ये भी एक प्रकार का बल है। ठीक है, किसके विपरीत कार्य कर रहा है, भार के विपरीत। तो जब तक धागे में भार नहीं लटकाएंगे तब तक धागे में तनाव नहीं आएगा। ठीक है, जैसे किसी धागे को ऐसे पकड़े रहे तो धागा जो है वो एकदम खिंचा हुआ नहीं रहेगा, ढीला डाला रहेगा, उठा हुआ रहेगा, ऐंठन भी हो सकती है। लेकिन अगर उसी धागे के नीचे किसी पिंड को बांध दें तो धागा पूरा खिंच जाएगा। इसका मतलब अब धागे में तनाव आ गया। ठीक है, तो तनाव किसके कारण आया, भार के कारण। तो ये धागे में ये जो बल कार्य कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो धागे का तनाव है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग तनाव बल। ठीक, ये हो गया। दूसरा देखिए प्रतिक्रिया बल का अवलंबन बल क्या है। प्रतिक्रिया बल क्या है, मान लीजिए एक सतह है, इस सतह पर यदि कोई वस्तु रखते हैं, ये वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, ये सतह है और ये वस्तु है। सतह को कहाँ रखा गया, वस्तु पर रखा गया। तो जब सतह पर वस्तु पर रखेंगे तो वस्तु का भार नीचे की ओर काम करेगा।
प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ये प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत होता है, इसलिए इसे अभिलंब बल भी कहते हैं। प्रतिक्रिया बल जो है वो सदैव सतह के लंबवत होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अभिलंब फोर्स या अभिलंब बल, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो ये रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ये होता है कि वस्तु सतह पर रखी होती है तो वस्तु द्वारा सतह पर भार काम करता है, उसी प्रकार से सतह द्वारा वस्तु पर भार के बराबर प्रतिक्रिया काम करती है। तो ये प्रतिक्रिया बल हो गया, ठीक है, रिएक्शन फोर्स है, आर से इसको डिनोट करते हैं। अगला देखिए स्प्रिंग बल क्या होता है। यदि सपोज करिए ये एक स्प्रिंग है, इस प्रकार से इसको बांधा गया है, ये स्प्रिंग सतह पर, यहां पे किसी पिंड को हम स्प्रिंग से बांध दें, ये वस्तु हो गया, ये क्या है, ये स्प्रिंग है और ये क्या है, वस्तु है। यदि हम इस वस्तु को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दें, थोड़ा सा खींचकर छोड़ दें तो स्प्रिंग जो है वो खींच जाएगी। स्प्रिंग में एक बल कार्य करने लगेगा जिसको हम लोग प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और उस बल के कारण जैसे ही पिंड को छोड़ेंगे हम पिंड धरती पर विस्थापित होगा। तो ये बल जो है वो स्प्रिंग के अंदर कार्य कर रहा है, जो पिंड को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो ये बल कहलाता है स्प्रिंग बल, या इसको प्रत्यानयन बल भी कहा जाता है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है ये। तो स्प्रिंग बल समझ में आया। स्प्रिंग पर बल तभी कार्य करेगा जब हम किसी वस्तु को स्प्रिंग से बांधेंगे। यदि स्प्रिंग स्वतंत्र होगी तो स्प्रिंग में कोई बल कार्य नहीं करेगा। या स्प्रिंग, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़कर हल्का सा खींचे तो हल्का सा खींचेगा तो ये भी एक तरह से बल लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी स्प्रिंग में बल कार्य करेगा जो स्प्रिंग की लंबाई में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, और जैसे हम छोड़ेंगे ठीक उसी समय स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो ये जो बल कार्य कर रहा है जिसके कारण स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रही है उसी को कहते हैं स्प्रिंग का बल, ठीक। ये प्रत्यानयन बल भी होता है। तो ये स्प्रिंग का बल हो गया। भार समझ में आता है, किसी भी वस्तु का भार सतह पर महसूस होता है। भार द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण का गुणनफल जो होता है वो भार कहलाता है। द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण का जो गुणनफल होता है वो भार कहलाता है, ठीक। इसको हम कमानीदार तुला से नापते हैं तो हमें भार मिलता है स्प्रिंग बैलेंस से। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। न्यूटन का नियम ये कहता है कि दो वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हो तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो वस्तुओं में उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वस्तुओं में उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला दिया है, F=G m1m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। इसमें चूंकि बल जो है दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, तो ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान होंगे, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी r। तो बल इतना होगा। ये जो G है, कैपिटल G, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में निश्चित होता है। मान यहाँ मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये पूरा मान पूरे ब्रह्मांड में समान होता है, ये कहीं नहीं बदलता है। 6.67 होता है, तो ये कहीं नहीं बदलता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक नियतांक भी कहा जाता है, ठीक। तो ये सार्वत्रिक नियतांक इसलिए कहलाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है, ठीक है। तो ये बल के कुछ विशेष प्रकार थे, उनके बारे में हो गया ये। इनके अतिरिक्त भी बलों को संतुलन के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। संतुलन के अनुसार पहला होता है संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा होता है असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और बलों का परिणामी शून्य हो,
ठीक है। जैसे एक वस्तु ये है, एक जो यह बल लगाकर 10 खींचा जाए और एक बल लगाकर के 10 खींचा जाए, ये दोनों तरफ से समान बल लगा खींचेंगे तो वस्तु जहाँ है उसी प्रकार से वहीं पर रुकी रहेगी और इस स्थिति में वस्तु पर किसी भी बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों बल क्या हो गए? संतुलित बल हो गए। ठीक, तो संतुलित बल का परिणामी शून्य होता है। संतुलित बल कार्य करने की स्थिति में वस्तु जो है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है। ठीक, और असंतुलित बल क्या होता है? मान लीजिए इधर का बल ज्यादा है, इधर का बल कम है। F1 is greater than F2, F1 is greater than F2, F1 ज्यादा है F2 कम है, तो उस स्थिति में वस्तु इधर की ओर चली जाएगी। तो ये जो दोनों बल है ये असंतुलित बल है, ये दोनों बल जो है वो असंतुलित बल है। तो संतुलित बल की स्थिति में ये रहेगा और संतुलित बल की स्थिति में ये रहेगा। दोनों बल एक साथ काम करेंगे, इधर भी और इधर भी, ये संतुलन की स्थिति हो गई और ये असंतुलन की स्थिति हो गई। तो संतुलित बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा बलों का ऐसा संयोजन जिसका परिणामी शून्य हो, अर्थात वस्तु पर लगने वाला बल का परिमाण शून्य हो, नेट परिणामी शून्य हो, तो वो संतुलित बल होगा। और असंतुलित बल होता है ऐसा बल जिसके कारण वस्तु पर कुछ परिणामी बल कार्य करता है और वस्तु किसी एक दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो उस स्थिति वस्तु जितने बल कार्य कर रहे हैं वो सभी असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक, तो ये संतुलन के आधार पर